एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गेंट प्लेन या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन आर्गेंट प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसमें आप लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। मैं क्या हूं? एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं, मैं हूं, है ना। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा की डायरेक्शन में घूमा और आर डिस्टेंस यहां से चला। यहां पे ये जो आपकी वैल्यू है वो आपको पता है पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे आपको पता है आपका माइनस पाई भी होता है। थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा है, थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो आपको यहां पे अल्फा का वैल्यू निकालना है, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। हेलो माय आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे खुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आर्गेंट प्लेन या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, जिसमें मैंने पहले सेशन में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा सिखाया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा टच दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। अब आज के इस और उसके बाद हमने मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के किसी भी एग्जाम के लिए। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गेंट प्लेन या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन की। देखो ये अगर आप चाहे सीबीएसई का एग्जाम लिख रहे हो, अपने स्कूल लेवल का एग्जाम लिख रहे हो, या फिर अगर आप जेई मेंस या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी इस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत अल्टीमेट लेवल के सवाल पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और इसका जो बेसिक है वो हम आज के इस सेशन में सीखेंगे कि क्या इसका बेसिक है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सही टाइम पे एक रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है जी, चलो तो करते हैं आज का आर्गेंट प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन से। अब सबसे पहले समझते हैं कि यार एक्चुअल में ये आर्गेंट प्लेन है ना, जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ये है क्या। तो यार अभी तक अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स की बात करूं, लेट से मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स है x, y, है ना। अगर इन 2 पॉइंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना होता था किसी कार्टेशियन प्लेन पे, इन 2 पॉइंट्स की पोजीशन को अगर मुझे डिफाइन करना है कार्टेशियन प्लेन पे, या फिर इन 2 पॉइंट्स को, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरीके से एक पॉइंट लगा के रिप्रेजेंट करता हूं। अब जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट है x, y, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया करता था कि मुझे ओरिजिन से x यूनिट आगे चलना है, मतलब राइट में चलना है, और ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट से y यूनिट क्या करना है, मुझे ऊपर की तरफ चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में चलना है। तो मैं इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं x, y को, है ना। लेकिन मान लो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, z, जिसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज x प्लस आयोटा y। अब अगर मैं अपने इस पॉइंट को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसी प्लेन पे, है ना, इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? यहां पे x और y जो है दोनों के दोनों आपके पास क्या है, रियल नंबर्स होते। लेकिन जब हम बात करते बेटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की, तो कैसे मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा? फिर दोबारा से आ जाओ। अब यहां पे ध्यान से सुनना, थोड़ी देर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो x है ना, ये क्या है बेटा? दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है? ये x होता है। और ये जो y होता है ना बेटा, ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट को, जो रियल नंबर है, जो रियल पार्ट है, उसको तो मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना, उसको मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और इसको एक्स एक्सिस नहीं बोला जाता है, इस केस में इसको बोला जाता है रियल एक्सिस।
क्योंकि ये जो x है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, x, रियल एक्सिस बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जो y एक्सिस हुआ करता था हमारा, रियल वाले पार्ट को मैं इस वाले एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा, और जो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको मैं इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन यहां पे ये y एक्सिस नहीं बन जाता है, यहां पे ये इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है, इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है। अब अगर मैं देखूं किसी पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे पॉइंट तो मेरे पास यही है x, y, रियल वाले पार्ट पे x एक्सिस को, इमेजिनरी वाले पार्ट को y मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है ना। और इस प्लेन को जिसमें हम अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस प्लेन को जिसमें हम अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा प्लेन जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो भी आप कहना चाहो, उस प्लेन को बोला जाता है बेटा आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी ना, कार्टेशियन प्लेन क्या होता था, जिसमें हम अपने दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आर्गेंड प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिसमें आप लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, उस पॉइंट को बोला जाता है आर्गेंड प्लेन बोला जाता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है जी, चलो। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे मान लो अगर मेरे पास है ये z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा, तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट, वही चीजें वही है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे x पॉजिटिव होगा अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है x, y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, वो यहां पे आ जाएगा आपके पास x कॉमा माइनस वाई, है ना, इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई अगर पॉइंट है आपके पास दोनों के दोनों, अगर आपके पास x नेगेटिव है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, उस वाले को कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, यहां पे रिप्रेजेंट करोगे माइनस एक्स कॉमा वाई। कोई अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से माइनस एक्स कॉमा माइनस आयोटा वाई, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, इस तरीके से यहां पे आप इसको रिप्रेजेंट कर लोगे। तो यार ये छोटी सी कहानी है आर्गेंड प्लेन की, कि आर्गेंड प्लेन होता क्या है, जिसमें आप अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है भैया, चलो अब बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को, ठीक है कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते। देखो यार, बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन की बात करता हूं, जैसे मान लो अगर मैं यहां से इसको बोला जाता है यहां पे पोल, ओरिजिन की जगह पे इसको क्या बोला जाता है, पोल। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, y यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, x यूनिट है। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, x यूनिट। अब अगर मैं पोल से लेके यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं, तो इस डिस्टेंस को मान लो मैंने r से रिप्रेजेंट किया। अब ये r बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं इस r को निकालने की कोशिश करूं तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और r क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये जो अंडर रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या कहलाता था, पिछले सेशन में हमने सीखा था कि z मॉड जो है, मॉड्यूलस ऑफ z जो है, वो क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा r कुछ और नहीं बट हमारा क्या है, z का मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ z है ये, है ना, r। ठीक है भैया, अब यहां पे ये जो चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करना चाहता हूं वो ये है कि चाहे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। ये क्या है बेटा, ये वाला, अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो ये क्या है, ये माइनस z है, ये माइनस ऑफ z है। ये जो z, इसको z डैश मान लेता हूं, ये क्या है, माइनस ऑफ z है। माइनस ऑफ z क्यों, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लूं तो x प्लस आयोटा वाई ये ऐसा बच जाएगा, तो ये क्या है, माइनस ऑफ z है। तो आपके पास कोई भी अगर मैं इसका भी मॉड्यूलस निकालूं तो वो भी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि यहां से मुझे एक रिलेशन समझ में आया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हो, कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z, है ना।
तो चाहे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ऑफ जेड है, या फिर उसका मॉड्यूलस है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है तो उन सभी का मॉड्यूलस क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे पोलर आर्गेंड में, सॉरी आर्गेंड प्लेन में, तो ये हमें बताता है कि क्या इनका ये जो सारा का सारा डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है। ठीक है भैया, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। लेकिन आर्गेंड प्लेन क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम असाइन करते हैं किसी प्लेन में, तो वो जो प्लेन कहलाता है हमारा, वो प्लेन होता है हमारा आर्गेंड प्लेन। ठीक है, यहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द आर्गेंड प्लेन, है ना, रिस्पेक्टिवली द रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, धीरे धीरे, है ना, आर्गेंड प्लेन से ही निकल के हमारे पास कोई चीज आती है। जैसे मान लो मेरे पास ये दो एक्सेस है, मान लो मेरे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है बेटा, तो दो तरीके हैं। एक जो हम कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा करते थे कि इसके जो कोऑर्डिनेट है, यहां x यूनिट चलो, यहां x यूनिट चलो, यहां y यूनिट चलो, और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। पहले x यूनिट चलो राइट की डायरेक्शन में, फिर y यूनिट चलो ऊपर की डायरेक्शन में, तो आप इसके पॉइंट्स पे पहुंच जाओगे, जो कि क्या है, x, y। और ये जो x, y हुआ करता था बेटा, ये जो x, y हुआ करता था, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, अगर मैं इस पोल से शुरुआत करूं और ऐसे में इस पोल से शुरुआत करूं, या तो देखो x यूनिट इधर गए, y यूनिट इधर गए, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से, यानी कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा घूमा, मैं क्या हूं, x एक्सिस पे खड़ा हूं, मैं हूं, है ना, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा की डायरेक्शन में घूमा, और r डिस्टेंस यहां से चला, और r डिस्टेंस क्या है, यहां से चला, तो भी मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूं। इस पॉइंट तक पहुंचने के दो तरीके हैं। एक जो हमने बेसिक पढ़ा है कार्टेशियन सिस्टम में कि आप x यूनिट राइट में चलो, y यूनिट ऊपर चले जाओ, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। लेकिन एक और तरीका है कि अगर x एक्सिस ये है, x एक्सिस से मैं थीटा घूमा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, और r डिस्टेंस क्या किया, r डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया, अब इस पॉइंट को तक पहुंचने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, r, थीटा, इस वाले तरीके से भी पहुंच सकता हूं मैं। और ये जो पॉइंट्स है बेटा, r, थीटा, ठीक है, थीटा क्या है, एक एंगल है, r क्या है, पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और इनको बोला जाता है बेटा आर्गेंड कोऑर्डिनेट्स, इनको बोला जाता है क्या, आर्गेंड कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, या फिर हम तो पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, इसमें इसका क्या यूज है, वो सारी बातें अभी समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर मुझे किसी पॉइंट तक पहुंचना है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो मैंने जो सिंपल तरीका होता है हमारा, जो हमने x यूनिट इधर गए, y यूनिट ऊपर गए, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एक तरीका है बेटा थीटा डायरेक्शन, आप एंटी क्लॉकवाइज में गए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, और फिर आपने r यूनिट ऊपर की तरफ चले गए, तो आप उस पॉइंट पे क्या करोगे, पहुंच जाओगे। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, x एक्सिस y एक्सिस जो भी हम करते थे। अब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब समझते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है क्या है, x है, और ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या है, y है। अब आ जाओ,
आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अभी भी आपने क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ये थीटा है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये क्या है, आर है मान लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आर को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये आपने सिंपल वेक्टर में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में जो पहला आपका यूनिट है वेक्टर, है ना, आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। आर को इधर भेजूंगा तो वाई की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई, ये लिख सकता हूं। अच्छा, अब हमें एक बात समझ में आ गई, यार ये y मेरा क्या है, r साइन थीटा है, और x क्या है मेरा, r cos थीटा है। y क्या है मेरा, r साइन थीटा है, और x क्या है मेरे पास, r cos थीटा है ना। तो यार ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था z, जिसको मैंने लिखा था x प्लस आयोटा y, जिसको मैं आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की जगह पे मैंने लिख दिया r cos थीटा, और y की जगह पे मैंने लिख दिया r sin थीटा, और आयोटा एज इट इज, है ना। ऐसे लिख सकते ना। क्यों लिखा हमने, इस तरीके से निकाल के लिखा भैया इसको, कि यार अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ये x क्या हो जाएगा, r cos थीटा, y क्या हो जाएगा, r sin थीटा, इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। अब इस रिप्रेजेंटेशन को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इस वाली रिप्रेजेंटेशन को, ये है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसको बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा है। थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो, क्योंकि यार इस पॉइंट तक पहुंचना है मुझे, एक तो सिंपल सा तरीका था, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट से मैं पहुंच सकता था, लेकिन क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है तो यहां पे थोड़ा सा और नई चीज होने लग गई है। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा इधर गया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आर डिस्टेंस ऊपर गया, और जब मैं अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको बोला जाता है क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आज के इस सेशन में हमारा चर्चा का विषय है, कि कैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये सारा का सारा तामझाम ना एक बारी आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स डाउनलोड करना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब अगर मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताऊं, यहां पे ये जो r है ना बेटा, ये तो क्या है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ z। ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z है, क्योंकि r का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पीछे भी सीखा था, है ना, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ z। लेकिन ये जो थीटा है ना बेटा, थीटा क्या है, एक एंगल है, और इसको बोला जाता है बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहलाता है ये, आर्ग्यूमेंट। या फिर कई बार इसको बेटा थीटा को देखो ऐसे लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या फिर इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z बोला जाता है इसको, ठीक है। अब अगर मुझे बेटा थीटा का वैल्यू पता चल जाए, आर का वैल्यू पता चल जाए, तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना, कर सकता हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ये मैंने आपको बता दिया। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं किसी पॉइंट पी के, वो होते हैं बेटा आपके पास आर कॉमा थीटा। दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो हमने यहां पे सीखा था ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट, आर्गेंट कोऑर्डिनेट्स, या फिर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप लोग, है ना, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है क्या, आपके पास है बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। देखो इस चैप्टर में ना आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है। आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है। तो थीटा की वैल्यू देखो, यहां से अगर मैं यहां से ऐसे 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 चल रहे ना, ये हमारे पास थीटा है। तो ये जो थीटा है बेटा, ये क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा थीटा आप लोगों के पास, ठीक है। और घूम के अगर आएगा ये ऐसे घूमेगा 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 और वापस से यहां पे आएगा तो 0 से 360 डिग्री पे पहुंच जाएगा। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 360 डिग्री को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते। तो इसकी जो वैल्यू है थीटा की, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से उठकर आप लोगों के पास 2 पाई के पास पहुंच जाता है थीटा का वैल्यू। लेकिन जब हम इस थीटा की वैल्यू को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दे, रिस्ट्रिक्ट मतलब इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री से स्टार्ट होके आपके पास थीटा का जो वैल्यू है वो पाई तक पहुंचे, बस सिर्फ पाई तक अगर हम इस वैल्यू को कंसीडर करें, क्योंकि नीचे वाला हम नहीं लेना चाहते, नीचे वाला जो एंगल है वो हम नहीं लेना चाहते। तो ये जो थीटा होता है इस केस में पोलर रिप्रेजेंटेशन में, ये जो थीटा होता है ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही समझना है। मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब आगे से अगर मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा तो इसका मतलब यही है कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। समझ गए आप लोग। तो यहां पे हमें थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री से पाई के बीच में ही फाइंड करना है, यही उसकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है। अब कैसे भैया, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, धीरे धीरे करेंगे उस चीज को, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आप लोगों के पास, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो r फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है थोड़ा सा बस थीटा। ये भी बहुत इजी है, कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो मान लो आप लोगों के पास ये है और ये है, और थोड़ा सा पहले पानी पी लो, है ना। देखो मान लो आप लोगों के पास ये कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, ये z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, यहां तक। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले इस एंगल को एल्फा मान लो। एक काम करो, इस एंगल को आप क्या मान लो, एल्फा मान लो आप लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, हाँ जस्ट अ सेकेंड, तुम्हारे अभिषेक सर का फ़ोन आ गया था, उनका फ़ोन तो उठाना पड़ेगा भाई, अपनी बीवी का फ़ोन उठाएं ना उठाएं, उनका फ़ोन तो ज़रूरी है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, आई होप ऑडियो अभी क्लियर होगी, तुमने हमारी बातें नहीं सुनी होगी, आ जाओ। तो यार अगर मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल आप लोगों के पास एल्फा है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है। तो बेटा एक बहुत सिंपल सी कहानी है, मैं यहाँ पे अगर tan अल्फा लिखूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, है ना, y अपॉन x हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ y को मैं ऐसे लिख सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x को मैं ऐसे लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस। बस आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है, आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है क्या, कि अगर आपके पास कोई एंगल है अल्फा और अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा, मॉड्यूलस मतलब उसको वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है भाई। तो अल्फा का वैल्यू निकालना आपको सबसे पहले,
इस पोलर फॉर्म तक पहुंचने से पहले, थीटा को निकालने से पहले आपको अल्फा निकालना। ये अल्फा, अब ये अल्फा देखो कहीं पे भी हो सकता है। ये अल्फा अगर मैं यहां पे इधर लेकर आऊं, अगर मैं इसको यहां पे लेकर आऊं तो आपका अल्फा इस केस में ये हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे लेकर आऊं तो इस केस में आपका अल्फा बेटा ये हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट यहां पे है तो उस केस में आपका अल्फा ये हो जाएगा। अब आप एक बस छोटा सा लॉजिक याद रखना, अभी तरीका भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपके पास कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका अल्फा है वही आपका क्या है बेटा, थीटा है। जो आपका अल्फा है वही आपका क्या है, थीटा है। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकालना चाहते हो, जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी अभी सीखेंगे, लेकिन वही आपको थीटा कंसीडर करनी है। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, पाई माइनस अल्फा कर देना है यहां पे। ये जो अब देखो क्यों करना है हमने, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेटा ये जो एंगल है आपके पास ऐसा हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है ना। ये आर्ग्यूमेंट तो ये है, आर्ग्यूमेंट देखो आप इस चीज को समझो, ये आपके पास एक्सिस है, ये यहां पे अगर कोई एंगल है तो आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास, थीटा ये है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पाई होता है बेटा, ये 0 डिग्री है तो पाई माइनस अल्फा करोगे तभी तो आपके पास ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहां इधर आ जाऊं, अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा आपका थीटा। लेकिन आपको पता है आपके थीटा की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है, वो पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे आप क्या करोगे, कि आप अपने इस एंगल को ऐसे कर देना, आप पाई माइनस अल्फा कर देना। क्यों हुआ है ऐसा, देखो अब यहां पे ये जो वैल्यू है आप लोगों के पास, आपको क्या करना है इसमें, यार यहां पे ये माइनस पाई था, यहां पे ये आप लोगों का माइनस पाई था है ना। ये यहां पे आप लोगों के पास माइनस पाई था है ना, माइनस पाई से और पाई के बीच में है ना, बाय मिस्टेक मैंने 0 लिख दिया, ठीक है जी, ये है। अब यहां पे ये जो आपकी वैल्यू है वो आपको पता है पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे आपको पता है आपका माइनस पाई भी होता है। अब अगर मेरे पास ये माइनस पाई है और उसमें से अगर मैं ये अल्फा घटाना चाहता हूं, इस माइनस पाई से अगर मैं ये अल्फा घटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। और अगर मैं यहां पे समझू, अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो ये पूरा का पूरा ऐसा घूम के आ जाएगा, फिर दोबारा से ये ज्यादा है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जो अल्फा है यहां पे आपके पास, ये जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। जो थीटा आपके पास वो माइनस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, एक ये टेबल याद रख लो कि अगर आपका कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो जो आपका अल्फा होगा वही आपका क्या, जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, वो अल्फा के बराबर होगा। अगर आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो आपके पास जो एंगल है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेंट है, कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल बनता है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा जो थीटा है आपके पास माइनस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये टेबल अगर आपने याद रख ली तो आपको कहीं पे भी आर्गुमेंट फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है महाराज, ठीक है जी। चलो अब कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सिस पे भी आपका लाई करता है। एक क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना एक्सिस वाला तो तब हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए ये चीज को समझो कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जितना ये है अल्फा ही आपका थीटा होगा। अगर मान लो यहां पे है तो थीटा आपके पास ये है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, अल्फा ये, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस अल्फा, है ना।
अगर यहां आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये माइनस पाई अगर अब आप लोगे, है ना, और ये क्या है अल्फा, तो माइनस पाई से अगर अल्फा को मुझे माइनस -2 से अगर मुझे 3 को घटाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना, कम करना ही है इसमें से, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लोगे तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये तो इतना बड़ा हो गया, फिर दोबारा से हमने तो बोला था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा आपके पास नेगेटिव ऑफ अल्फा हो जाएगा। एक सवाल करते हैं, उससे ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। जैसे ये है, इसको आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, है ना, आयोटा रूट 3। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको मॉड्यूलस निकाल लेना, आर निकाल लेना। आर कैसे निकालोगे बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा, तो आर आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, 2 हो जाएगा। आर आपके पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। आर आपके पास कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, इसको आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आप सबसे पहले ये चेक करो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो बेटा, x जो है आपके पास +1 है, y जो है आपके पास √3 पॉजिटिव √3 है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो आप बेटा अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये मॉड है, हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, है ना, ये होता है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है √3 और रियल पार्ट कितना है बेटा 1। और आपको पता है tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/3 √3 कब होता है, कब होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा था tan 60 डिग्री पे होता है, tan 60 डिग्री पे √3 होता है। लेकिन अब इस tan 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/3। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ेंगे, मतलब मैंने तो नहीं कराया अभी, बट उम्मीद ये है कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, है ना। देखो कैसे करना है, 180 डिग्री को बस आप क्या मान लो, पाई मान लो। तो अगर मैं 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दूं तो 60 आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों के पास, π/3 आ गया, π/3 आ गया। अब जब आपने अल्फा निकाल लिया तो अब आपको इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो z इज इक्वल्स टू जो आपके पास था 1 प्लस आयोटा √3, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, √2 है 2 cos थीटा प्लस 2 cos π/3 प्लस 2 sin π/3 आयोटा, है ना। या फिर अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, ठीक है भाई। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ठीक है भाई। तो ऐसे आप अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में, पोलर फॉर्म में मतलब ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है महाराज। चलो ये कहानी है, बहुत सिंपल सी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे π/3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, फिर बोलेंगे cos 60 डिग्री ये होता है 1/2 होता है, और sin 60 डिग्री √3/2 होता है, और फिर दोबारा से आपको यही चीज़ मिल जाएगी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यही मिलेगा, सॉल्व नहीं करना है, बस पोलर फॉर्म निकाल के छोड़ देना आपको, ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब ये सवाल है आप लोगों के पास, ये 8 सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। जैसे 1 माइनस पहला क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास, 1 माइनस आयोटा। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले r निकाल लो, r क्या हो जाएगा, √1 प्लस -1, यहां पे -1 है y, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, √1 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका क्वाड्रेंट चेक करूं तो x का वैल्यू क्या है, +1, y का वैल्यू क्या है, -1, है ना। तो
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे, यानी कि जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ अल्फा के बराबर होगा। तो बस अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको यहां पे अल्फा का वैल्यू निकालना है, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा? -1 है। इमेजिनरी पार्ट कितना? -1। रियल पार्ट कितना है? 1। तो देखो मॉड्यूलस लगा है तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना, 1/-1 -1 होगा, और मॉड्यूलस लगा तो वो क्या बना देगा? इसको पॉजिटिव बना देगा। तो tan इनवर्स 1 कब होता है? जब आपका थीटा क्या होता है? पाई, जब आपका अल्फा क्या होता है बेटा? π/4। 45 डिग्री पे होता है ना, तो 45 डिग्री का मतलब क्या है? π/4 है। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/4 होता है ना। तो ये आप लोगों के पास ये है। कैसे करना है? बस आपको पाई को 180 डिग्री के इक्वल रखना है, फिर 4 से डिवाइड करोगे 180 को, 45 आएगा, तो यहां पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, बराबर किसके बेटा? बराबर ये है किसके? r यानी कि √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये गलती होती है जनरली। अल्फा आपने निकाला लेकिन थीटा क्या है? नेगेटिव ऑफ अल्फा, नेगेटिव ऑफ अल्फा यानी कि -π/4, तो ये क्या हो जाएगा? √2 cos नेगेटिव π/4 प्लस साइन नेगेटिव आयोटा साइन नेगेटिव π/4, ये इसके रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा, ये इसका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ, है ना, यही है ना, नेगेटिव π/4। चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है आपके पास -1 प्लस आयोटा, -1 z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। यहां पे अगर मैं r निकालूं तो वो भी कितना आएगा? √2 आएगा माइनस। देखो कैसे आएगा? √1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये r आपके पास कितना आ जाएगा? 1 + 1, तो ये r कितना हो गया आपके पास? √2 आ गया, ये आपके पास √2 आ गया। अब अगर मैं आपका x देखूं, x क्या है बेटा? पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और y क्या है आपके पास? पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब यहां पे अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा विल बी व्हाट? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? 1, और रियल पार्ट ऑफ z कितना है? -1। तो ये मॉड लगा है तो इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, π/4 होता है। तो अब अगर मैं थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको बताया था अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? π माइनस अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा? π माइनस π/4, और ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 3π/4 हो जाएगा, 3π/4। तो अब अगर इसकी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म लिखनी है तो r √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये हो जाएगा। ठीक है महाराज, चलो जी अगला सवाल बहुत सिंपल है। अगला सवाल क्या है आपके पास? -1 माइनस आयोटा। देखो इसी सवाल में उसने सारे एक ही एग्जांपल से -1 माइनस आयोटा, एक ही एग्जांपल से उसने सारे कोऑर्डिनेट चेक करवा लिए, अब यहां पे आपके पास r क्या होगा? वही सेम चीज है, -1 का स्क्वायर प्लस y भी -1 है, -1 का स्क्वायर, तो r क्या हो जाएगा आपके पास? √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2। अब x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है बेटा? -π माइनस अल्फा हो जाता है। क्यों होता है? हमने सीखा था, इसका लॉजिक भी हमने सीखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद आप क्या कर लोगे? अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या है आपके पास? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 ये आ गया है आपके पास कितना? π/4, तो ये कितना हो गया आपके पास? π/4
4 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 हो गया। तो अगर अल्फा आपके पास पाई बाई 4 है, अल्फा आपके पास पाई बाई 4 है और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, पाई बाई 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, माइनस 3 पाई बाई 4। तो अब आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 माइनस आयोटा का, -1 माइनस आयोटा का √2 कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेना है इसको, ऐसे कर लेना है इसको, एक बारी मैच कर लो, 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है जी, चलो अब 2-3 सवाल और रह गए, उनको भी निपटा लेते हैं फटाफट। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। देखो, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना आप लोग, मतलब जब हम उसके लिए करेंगे, है ना, तो आपके पास अगर कोई रियल नंबर है, z इज इक्वल्स टू कितना आपके पास, -3 है, z इज इक्वल्स टू -3, आपको पता है ये प्योरली रियल नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जिसमें आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बिना ये सब किए हुए देख के ही उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपको पता है -3 है, -3 यहां पे होगा उसका पॉइंट कहीं पे, यहां पे होगा उसका पॉइंट कहीं पे, है ना। तो अब अगर मैं ये एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाता है। ये एंगल क्या है आपके पास, पाई है ना, है ना। तो इसका जो पोलर, और आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो आपको पता है साइन पाई आपके पास 0 हो जाएगा, कॉस पाई आपके पास -3 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब आपको अगर सही तरीके से हम बताएं, मतलब आप डायग्राम से भी बता सकते हो इसको, लेकिन अब जो एक्चुअल तरीका है जो आपको अपने स्कूल एग्जाम्स में लिखना है वो क्या करना है, सबसे पहले आप r निकालोगे, r के लिए आप √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है 0 है, तो √-3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो r आपने निकाल लिया कितना है, 3 है। अब r अगर आपका 3 है, r अगर आपका 3 है तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसका आर्गुमेंट निकाल लेना है। अब अल्फा क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे x क्या है बेटा, x आपके पास -3 है, y क्या है बेटा, y आपके पास 0 है। तो आपको ये क्लियरली पता चल गया ये कि ये किसी एक्सिस पे है, ये किसी एक्सिस पे है, ये किस पे, किसी एक्सिस पे है ना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। अब एक और चीज को याद रखना, कभी भी अगर कोई किसी एक्सिस पे होगा, कभी भी अगर कोई किसी एक्सिस पे होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मान लो यहां पे है, यहां पे है तो यहां पे तो 0 हो गया, यहां पे है तो यहां पे तो π/2 हो गया, यहां पे है तो यहां पे तो पाई हो गया, और यहां पे है तो यहां पे तो -π/2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी ऐसा कुछ आ जाए, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कभी, तो आपके ये जो जितने भी एंगल्स हैं, है ना, अगर ये किसी एक्सिस पे आ जाए तो आपको इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर लेना, 0, π/2 और -π/2। ठीक है जी, चलो निकालोगे भी तो यार आपको पता है कितना हो जाएगा ये, अगर मैं tan इनवर्स निकालने की कोशिश करूं, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 0 है और रियल पार्ट कितना है -3 है, तो tan इनवर्स जो है ये 0 कब आता है आपके पास, एक तो जब 0 होता है और एक तब आता है जब आपका क्या होता है, पाई होता है ना, तो वहां पे आता है ये आपके पास, तो बस, है ना। तो इस तरीके से ये आप लोगों के पास चीजें हो जाएंगी। तो 0 डिग्री पे आता है, फिर अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट या फिर नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो π-0 हो जाएगा, तो π-0 क्या हो जाता है आपके पास, पाई हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों के पास, अब अगर मैं इसकी पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मेरे को मेरा आर्ग्यूमेंट पता चल गया, या फिर आप ये सिंपल लॉजिक याद रख लो, एक्सिस पे है तो थीटा आपका सीधा सीधा पाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, r cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है ना, तो ये चीज है, ठीक है, 3 cos पाई आयोटा साइन पाई। ठीक है जी, चलो ऐसे कर लेना आप इसको। ठीक,
चलो अब ये जो आखिरी वाला है ये तो आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर अगर हम इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए इस वाले को देखो, √3 प्लस आयोटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है √3 प्लस आयोटा, तो कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले आपको r निकाल लेना। r क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा आपके पास? √3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? √4। √4 क्या हो जाता है बेटा? 2। r आपके पास आ गया बेटा 2। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको अल्फा निकाल लेना है, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट √3 है। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 1/√3। तो ये कब होता है बेटा? π/6 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही आपका थीटा भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका बेटा? क्या बन जाएगा? 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है, तो ऐसे आप अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे होगा ये वाला। अबे कहाँ है भाई? इधर है ना? आयोटा, सिर्फ आयोटा है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है ना? चलो, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो, कनेक्ट करना हो तो आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़, अब जो अगला सेशन है, हमने सारा बेसिक सी चीज़ें कर ली है। अब जो अगला सेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक टॉपिक है आप लोगों के पास, पहले हुआ करता था, अभी शायद सीबीएसई ने वो हटा दिया है। बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा सेशन रखेंगे 15-20 मिनट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करवाऊंगा, धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके बाद मिसलिनियस जो एक्सरसाइज में मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उनको बोल सकते हो, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, ठीक है। उस 1 शॉट वीडियो में मैं आप लोगों को जेई के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मेंस एडवांस जो भी होगा, है ना। बहुत सारे तो नहीं होंगे, बट इक्के दुक्के क्वेश्चन आपको एक बस अप्रोच देंगे हम कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।